हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड ब्लश का मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लॉस्टरशायर और केंट के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में। आखिरी जो दो मैचेस थे ग्लॉस्टरशायर के वो नहीं हो पाए थे बारिश के चलते। एक मेरे ख्याल से हैम्पशायर के अगेंस्ट में था और दूसरा मेरे ख्याल से एसेक्स के अगेंस्ट में था। तो दोनों ही नहीं हो पाया था और इसीलिए अभी जो है ग्लॉस्टरशायर को पॉइंट्स की ज़रूरत है। केंट की तरफ से बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जीत दर्ज करा था आखिरी मैच पर एसेक्स के अगेंस्ट में, जहां पर जैक लीनिंग और क्रॉली और डैनियल बेल ड्रमंड ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करा हुआ था। मिलनेस ने भी 2 विकेट्स निकाले थे। तो अच्छे रिदम के साथ आ रही है। अगर हम बात करें केंट की, ग्लॉस्टरशायर भी जो आखिरी मैच उनका ख़त्म हुआ था वहाँ पर उन्होंने अच्छा रिजल्ट हासिल किया था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में। लेकिन अभी जो है लगातार 2 मैचेस बारिश के वजह से धुलने के बाद उनको यहाँ पे पॉइंट्स की ज़रूरत है। इन दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है जो कि केंट के घर पे हुआ था, आपको याद होगा। वो मैच हमने कवर करा था, तो उस वीडियो में हमने हेड टू हेड की जो चीज़ें थी लगभग डिटेल में बता दिया था हमने। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताऊँगा। यहाँ पर जो नया है उसी के बारे में ज़्यादा बातें हम करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले अगर कल के मैच डे के बारे में अगर बात करें तो एक और बहुत ही अच्छा मैच डे गया था हमारे लिए। मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया, एक आध चेंजेस अगर और होते तो शायद और अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है स्मॉल लीग के लिए काफ़ी सही ही था। कुछ प्लेयरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था जिनका प्रेडिक्शन हम ओवर द सीज़न करते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि स्मॉल लीग में रिस्क फैक्टर की वजह से हम इग्नोर करने लगे थे, लेकिन हमने देखा कि इनका पोटेंशियल कितना है और उन्होंने क्या क्या करा हुआ है। तो जो भी हो, बारिश की वजह से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आया था। जो मैं अगला जो मैच होगा सरे का इस ग्राउंड पे, वहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या कमी रह गई थी सरे में और क्यों जो टीम इतना डोमिनेटिंग रहती है अपने होम ग्राउंड पे वो कल के मैच में इतना बुरी तरीके से हार गई। तो सब कुछ हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस मैच पे कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई इशू वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो ग्लॉस्टरशायर आपको 4-1 से आगे होते दिख जाएगी। याद रखना कि इस सीजन में जो पहला मैच हुआ था वो मैच जीता था केंट ने, और वही जो एक जीत आप देख रहे हैं ना वही जीत है। मतलब उसके पहले तक केंट 5-0 से पीछे चल रही थी इस फिक्चर में। तो ऐसा क्या होता है इस फिक्चर में कि केंट इतना मतलब पीछे हो जाती है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखते जाना। तो स्टार्ट करते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तब क्या होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 2018 से। ठीक है, ये मैच भी हुआ था ब्रिस्टल में ही। कुछ नाम ब्रिस्टल के ग्राउंड पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस ग्राउंड पे हमने अभी तक कोई मैचेस खेले नहीं है, एक ही मैच कंप्लीट हुआ है और एक मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया है। तो इस ग्राउंड के बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्या क्या कहता हूँ। अच्छा, 184 बना, जो अच्छा स्कोर है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जो इनके कैप्टन है जैक टेलर शायद, हिगिंस, कॉबिन, ये दो नाम आपको बहुत ही ध्यान से देख लेने हैं। इन्होंने परफॉर्म करा था। ये मैच केंट के अगेंस्ट में ही हुआ था, जो कि मतलब मैं आपको ना केंट के अगेंस्ट तो दिखा रहा हूँ मैं। तो दिल्ली के यहाँ पर 2 विकेट्स थे और मिलने जो है यहाँ पर विकेट निकालने में सक्षम हुए थे। मिलने मेरे ख्याल से नेक्स्ट या उसके बाद वाले फिक्सचर से अवेलेबल हो जाएंगे। केंट यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी था। जहाँ पर हेइनो कुन आपको दिख जाएंगे। हिगिंस ने यहाँ पर 2 विकेट भी निकाला हुआ था। वैन ब्यूरेन, स्मिथ और टेलर सब यहाँ पर स्क्वाड में अवेलेबल हैं और सबके यहाँ पर एक एक करके विकेट थे। अगला मैच ये हुआ था कैंटरबरी में। ठीक है, केंट ने यहाँ पर बनाया 160। दिल्ली आपको कुछ करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली मतलब ये जो सीज़न था 17-18, 18-19 वाला जो सीज़न था, वहाँ पे दिल्ली कुछ अलग लेवल पे चलते थे और उसके वजह से ही उनको इंग्लैंड टीम पे भी मौका मिला था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं वो बात दिल्ली में नहीं रही है। हालांकि स्मॉल लीग टीम में अभी भी हमारे होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर हैं। कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपके लिए 40 के आसपास पॉइंट देखे जाएंगे, तो इसीलिए। लेकिन ऑफकोर्स वो बात उनमें अभी नहीं रही कि कैप्टन भाई साहब बनाए। ऑफकोर्स बड़े प्लेयर हैं, क्लास प्लेयर हैं, किसी भी दिन फॉर्म पे आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो उस फॉर्म पे वो नहीं दिख रहे हैं। हॉवेल के यहाँ पर विकेट्स हैं आपको दिख जाएंगे पेन और वैन ब्यूरेन के साथ। अभी इस नाम को थोड़ा सा गौर से देखना है, डेविड पेन, इनके बारे में आगे भी मैं कुछ बातें करूंगा। ग्लॉस्टरशायर ने यहाँ पर भी चेस कर दिया। फिर से आपको कॉबिन दिख रहे हैं, हॉवेल का परफॉर्मेंस है, साथ में हैमंड। अगला मैच ये हुआ था फिर से ब्रिस्टल में। केंट का बैटिंग यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ। डैनियल बेल ड्रमंड का यहाँ पर स्कोर करा हुआ था। मेरे ख्याल से यही आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पर खेली गई है। तो डैनियल बेल ड्रमंड यहाँ परफॉर्म करा हुआ था। ठीक है, पेन 2 विकेट, साथ में हॉवेल के भी यहाँ पर विकेट्स हैं। ग्लॉस्टरशायर ने चेस कर लिया। हॉवेल का परफॉर्मेंसेज भी है और ब्रेसी के साथ क्लासन की यहाँ पर कुछ विकेट्स हैं। ब्रेसी भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, आपको पता होगा इंग्लैंड के होकर खेल के आ रहे हैं। लेकिन इनका मौका मिल पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। अगला मैच कैंटरबरी में हुआ। ठीक है,
ग्लॉस्टरशायर ने यहाँ पर भी बैटिंग से डिसेंट परफॉर्म करा। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सिर्फ हैमॉन्ड मिलेंगे, ब्लेक थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं, आपको पता ही होगा। ब्लेक का एक चीज़ है, अगर आपने नोटिस करा होगा, अभी तक इस सीजन में 20 के ऊपर उनका रन नहीं गया है, ठीक है, 20 के नीचे ही जो भी गया है, लेकिन हमेशा ही वो 40-50 के आसपास पॉइंट्स देखे जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही कैचिंग जोन से खड़े रहते हैं और उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो फैंटेसी में ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। ऑफकोर्स इस बेसिस पर आप स्मॉल लीग में शायद नहीं ले सकते, लेकिन पॉइंट्स वो रेगुलरली कलेक्ट करके देखे जा रहे हैं। बैटिंग में तो कोई फॉर्म पर नहीं नजर आ रहे हैं, वो अलग बात है। केंट यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई अवेलेबल नहीं है बैटिंग से, लेकिन हिगिंस और पेन फिर से आपको दिख रहे हैं। और आखिरी जो मैच हुआ था कैंटरबरी के अगेंस्ट में, यहाँ पर भी पेन ने इनिशियल 2 स्ट्राइक्स दे दिए थे, लेकिन हमने उम्मीद किया था कि शायद, मैंने पर्सनली उम्मीद किया था कि क्योंकि डैनियल बेल ड्रमंड का यहाँ पर आपने देखा उतना खास रिकॉर्ड रहा नहीं है, तो शायद उनका कुछ पत्ता साफ हो, लेकिन वो नहीं हुआ था। उन्होंने यहाँ पर रन बनाया था। बाकी के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, जैसे कि जो डेनली, जैसे कि एलेक्स ब्लेक भी आए थे, वो यहाँ पर सस्ते में निपट गए थे। ओली रॉबिन्सन आए थे, वो भी सस्ते में निपट गए थे। तो लिनिंग ने यहाँ पर कुछ परफॉर्म करा था, और लिनिंग जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, पिछले सीजन में भी उनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे, लेकिन इस सीजन में जैसे ही मौके मिल रहे हैं वो हमेशा कैंटरबरी में अच्छा करते हैं। और अभी भी आपने ये देखा ही होगा, आखिरी मैच पर भी शॉ और वैन बुरेन के भी कुछ विकेट से ग्लॉस्टरशायर चेस नहीं कर पाई, सिर्फ 5 रन से वो यहाँ पर पीछे रह गए। डेंट, फिलिप्स और हॉवेल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और बॉलरों में से अहमद देनली, जैसे कि आप उम्मीद रख सकते हैं कैंटरबरी के ग्राउंड पे ये इफेक्टिव भी होंगे बॉलिंग से। इन्होंने विकेट निकाला था मिलनेस और क्लासन के साथ। तो मामला ये है कि कंसिस्टेंटली कोई यहाँ पे हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा आप देख सकते हैं कि ग्लॉस्टरशायर यहाँ पर डोमिनेटिंग रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है। मतलब ज़्यादा वो क्लोज मैचेस कोई नहीं जीते हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी, मतलब ये एक मैच था जो क्लोज मैच हुआ था, जो वो जीते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कि 8 विकेट पे वो जीते, उसके बाद 5 विकेट से जीत, वो भी मतलब 7 गेंद रहे थे। उसके बाद यहाँ पर भी 5 विकेट से 5 रन से जीत गए, यही भी एक क्लोज मैच ही था वैसे। उसके बाद ये जो मैच हुआ था ये भी 5 रन से, तो 5 रन का मामला काफ़ी बार चल रहा है वैसे। अच्छा, जो भी हो, कंसिस्टेंट हमें यहाँ पर कोई दिख नहीं रहे हैं। अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में यहाँ पर बताना ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि बेनी हॉवेल और रायन हिगिंस का आपने देखा, रायन हिगिंस से भी ज़्यादा बेनी हॉवेल का। रायन हिगिंस ये जो पहला मैच था, यहाँ पर उन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करा था, ठीक है, जो कि ब्रिस्टल में हुआ था, सेकेंड लास्ट मैच इन ब्रिस्टल। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखेंगे आप कि हॉवेल के 20 रन 2 विकेट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे, 1 विकेट 25 रन। यहाँ पर फिर से देखिए हिगिंस यहाँ पर आ गए, 3 विकेट का मामला उनके खाते में। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर हिगिंस नहीं खेले थे, हॉवेल खेले थे, 44 रन उनके खाते में ही है। तो ये कॉम्बिनेशन में से कोई एक तो हमेशा ही अच्छा करके जाता है, ऐसा देखा गया है। अच्छा मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि 25 रन, ठीक है, 1-2 विकेट ऐसा, ठीक है, मतलब कॉन्सिस्टेंटली समझ लीजिए 60 से 70 के आसपास का पॉइंट, ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन ऐसा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें तो ग्लॉस्टर की तरफ से बैटिंग से हमें कंसिस्टेंटली कोई देखने को नहीं मिले हैं। किसी मैच में कोई, किसी मैच में कोई ऐसा है, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। माइल्स हैमॉन्ड का हमने 1-2 मैच में रन देखा है, लेकिन खास कुछ नहीं। कॉकबेन के भी 1-2 मैच में रन है, बस ऐसा ही, कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। केंट की तरफ से हमने कून के 1-2 मैच में रन देखे हैं, डैनियल बेल ड्रमंड का 1-2 मैच में रन देखा है, डेनली का 2 मैच में शायद रन देखा है। मतलब ऐसा कंसिस्टेंटली कोई इंडिविजुअलिटी हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि रन्स यहाँ पे काफ़ी बने हैं, ठीक है। अगर हम ब्रिस्टल के मैचेस को ही कंसिडर करें तो आप देखिएगा 184 यहाँ पर बना था, जो चेस नहीं हुआ था, लेकिन 179 तक गया था। उसके बाद कैंटरबरी में रन थोड़ा सा नीचे हो गया था, लेकिन फिर भी इजीली चेस हो गया था 161 का टारगेट। ब्रिस्टल में मैच हुआ 125 यहाँ पर, जो ज़्यादा स्कोर नहीं था और इजीली चेस कर लिया था ग्लॉस्टरशायर ने। उसके बाद 180 जो चेस नहीं हुआ, लेकिन 175 तक गया। उसके बाद 183 चेस नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे डिफेंडिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन रन्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स बन जा रहा है। बस ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो हम हेड टू हेड से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट कुछ चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि डेविड पेन का परफॉर्मेंस आपने यहाँ पर नोटिस करा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 विकेट निकाला, और ये मैच मैंने आपको बताया कि टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन यहाँ पर आउट हो चुके थे। डेविड पेन ने 2 विकेट निकाला था उनमें से, और शॉ के खाते में 1 विकेट था। उसके बाद यहाँ पर भी 1 विकेट है। देखिए टॉप ऑर्डर में जो आए थे इस मैच पर, जैसे कि क्रॉली हो गए, जैसे कि डैनियल बेल ड्रमंड हो गए, कोई यहाँ पर नहीं थे। रन बनाया किसने? बिलिंग्स ने। मैं रन मतलब क्या कह रहा हूँ, 20 रन मिनिमम, ठीक है, उतना भी किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो आपको दिखेगा कि डेविड पेन के खाते में 2 विकेट है। डैनियल बेल ड्रमंड चले हैं, लेकिन दूसरे जो ओपनर्स थे या टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो नहीं चले। यहाँ पर एक और बार
डेविड पेन का विकेट है, तो डैनियल बेल ड्रमंड साफ हो गए, जो डेली चले। उसके बाद ये मैच के साथ वो नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी वही है। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात यह है कि डेविड पेन यहाँ पे हमेशा ही विकेट लेके जाते हैं एक ना एक ओपनर का, वो भी सस्ते में। अभी वो कौन सा ओपनर होगा ये बता पाना मुश्किल है। जैक क्रॉली का इस फिक्चर में एक भी नाम नहीं है। नाम मतलब मैं कह रहा हूँ 20 रन का मार्क उन्होंने क्रॉस नहीं करा हुआ है, ठीक है। डैनियल बेल ड्रमंड फिर भी 2 बार उनके रन हैं, इंक्लूडिंग आखिरी जो मैच उन्होंने इस ग्राउंड पे खेला हुआ है वहाँ पे। और ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि डैनियल बेल ड्रमंड T20 में ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है, चाहे वो कैसे भी फॉर्म पे क्यों ना हो। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है कि डेविड पेन इस फिक्चर में कम से कम एक ओपनर का तो विकेट लेके ही जाते हैं, या फिर डेविड पेन हो या फिर जो भी हो, एक ओपनर का विकेट यहाँ पर सस्ते में निपट जाता है। हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो जाए, मतलब दोनों ही हो जाए, लेकिन एक कम से कम यहाँ पर आता है, ऐसा देखा गया है। और ये चीज़ आखिरी मैच में फॉलो हुआ था, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप यहाँ से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। हेड टू हेड बताने के लिए कुछ है नहीं। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में ना हिस्टोरिकली कुछ प्लेयर्स के परफॉर्मेंस रहे हैं अच्छे, ठीक है। इस सीज़न में एक मैच हुआ है, लेकिन उसके पहले पिछले सीज़न के जो 4 मैचेस हैं, आखिर के 4 मैचेस, वो हम देख लेंगे। अगर उसके पहले आपने ये चीज़ नहीं देखा था, आपने अगर मिस कर गए होंगे, तो मैं रिमाइंड करवा दूं कि इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहे हैं ग्लॉस्टरशायर के, ठीक है। स्पेशली पिछले सीजन में ये जो एक मैच वो हारे थे, वो था उनका पहला मैच, जो था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, जहाँ से मतलब पॉइंट निकाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, न जाने क्यों। तो ये एक मैच था। उसके पहले वाले सीजन में इश्यूज़ थे, मतलब 50% का ही था, लेकिन इश्यूज़ रहे हैं। लेकिन पिछले सीजन में पहले मैच में हारने के बाद से वो एक भी मैच नहीं हारे थे। इस सीजन में भी ऑलरेडी वो अपना पहला मैच हार चुके हैं इस ग्राउंड पर, जो कि खेला था उन्होंने ससेक्स के अगेंस्ट में, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पर मैचेस कैसे कैसे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस मैच से, जो हुआ था 2020 का मैच था। देखिए, ग्लॉस्टर ने बनाया 181। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको डेंट दिख जाएंगे, ब्रेसी भी दिख जाएंगे, लेकिन इनका खेल पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर खेलते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं आप। यहाँ पर परफॉर्मेंस है। पेसर्स के विकेट है। वॉरचेस्टर शायर के आगे से मैच था, विकेट्स निकाला किसने? रायन हिगिंस। पेन यहाँ पर आप फिर से देख पा रहे हैं। और एक यहाँ पर भी यही एक कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मैंने नोटिस करा है कि डेविड पेन जो होते हैं ना, या फिर कोई भी ओपनिंग बॉलिंग हो, चाहे वो डेविड पेन हो या फिर जो भी उनके साथ आ रहा है, एक ना एक ओपनर का तो यहाँ पर विकेट निकलता ही है सस्ते में। मतलब मैंने यहाँ पर बहुत ही रेयरली देखा है कि कोई ओपनर्स यहाँ पे आके बड़ा स्कोर खड़ा कर रहे हैं। मतलब कोई भी एक ओपनर हो सकता है वो। हालांकि इस सीज़न में पहले मैच पर भी आपने देखा कि पहला मैच जो हुआ था, एकमात्र मैच, वहाँ पर हमने देखा कि फिल सॉल्ट ने 70+ कुछ रन बनाए थे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। लेकिन उनके अलावा बाकी जो ओपनर बोल लीजिए या टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बोल लीजिए, 10 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी हिस्ट्री यही कहता है कि कम से कम एक ओपनर तो यहाँ पे जल्दी जाता ही है। दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक यहाँ पे जल्दी निपट जाता है ग्लॉस्टरशायर के ओपनिंग बॉलर्स के सामने, ठीक है। जल्दी मतलब मैं कहना चाहता हूँ कम से कम 20 के नीचे का स्कोर, ठीक है। 20 से ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, 20 से नीचे ही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे स्कोर पे हमने देखा है कि कम से कम एक ओपनर यहाँ पर जल्दी निपट जाते हैं। तो ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने विकेट निकाला। अगला मैच, अच्छा, रन अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे बैटिंग फर्स्ट में रन ज़्यादा बना है, बैटिंग सेकंड में रन थोड़ा सा कम बन गया है, विकेट ज़्यादा गिरे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फिर से आपको देखेंगे 173, हैमंड, डेंट, फिर से कॉबेन और हिगिंस, यहाँ पर भी आपको डेंट देखने को मिले थे। अच्छा, बैटिंग यहाँ पर भी उतनी अच्छी नहीं हुई। मैट टेलर आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने ऊपर भी 1-2 विकेट निकाला हुआ था। साथ में फिर से देखिए पेन, स्मिथ और वैन ब्यूरेन, जिनको यहाँ पर 3 विकेट्स मिले थे। अच्छा, अगला मैच ये हुआ था 161 बनाया था सॉमरसेट ने। इजी नहीं था यहाँ पर चेस करना, 8 विकेट गिरे थे, 20 ओवर तक जाना पड़ा था, तब जाके यहाँ पर चेस हुआ। कॉबेन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं हॉवेल के साथ। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर आपको स्मिथ दिख जाएंगे, साथ में ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला। तो अभी तक आप देख पा रहे हैं कि स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में कंसिस्टेंटली रन बन रहे हैं। 170 180 शायद नहीं, लेकिन 160 के ऊपर तो बना ही है। और चेजिंग यहाँ पे कंपैरेटिवली टफ हुआ है, स्पेशली बाकी टीमों के लिए, ग्लॉस्टरशायर के अलावा। ग्लॉस्टरशायर के लिए भी 161 162 का जो टारगेट था वो चेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने चेस कर लिया। आखिरी गेंद पे 4 या कर कुछ मारा होगा, लेकिन जो भी हो चेस कर लिया था। लेकिन बाकी टीमों के लिए अभी तक हमने तीनों मैच में देखा है चेस हो पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगला मैच ये हुआ था नॉर्थम्पटनशायर के अगेंस्ट में।
113 पर निपट गए वो। देखिए हिगिंस, हॉवेल, साथ में पेन तो है ही, और वैन ब्यूरन ने भी यहाँ पर 2 विकेट निकाला हुआ है। वैन ब्यूरन यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर नजर आते हैं मुझे, मतलब बॉलिंग उनको 4 ओवर की ही मिल जाती है, विकेट वो निकालते ही रहते हैं, और बैटिंग उनको ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन जहाँ पे मिलती है वहाँ पर भी वो इफेक्टिव ही होते हैं। हालांकि आखिरी मैच में वो खेले नहीं थे, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उनको वापस बुलाया जाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली वैन ब्यूरन कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इस मैच में नहीं थे, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो देखेंगे अब 3 विकेट उन्होंने निकाला। उसके बाद यहाँ पर भी 1 विकेट तो था, यहाँ तक बैटिंग से भी शायद कुछ रन बनाया होगा उन्होंने, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी 2 विकेट ग्लॉस्टर ने चेस कर लिया। रन बनाया किसने? कॉबिन, हैमंड, डेंट। चेजिंग में ग्लॉस्टर की तरफ से कॉबिन का नाम हमने 2 बार ग्लॉस्टर ने चेस करा है, दोनों ही बार उनका रन देखा है। हालांकि बैटिंग फर्स्ट में भी है, लेकिन ज़्यादा रन जो उन्होंने बनाए हैं वो बैटिंग सेकंड में ही बनाए हैं, जो भी हो। अच्छा, ये था चौथा मैच। आप देख सकते हैं रन यहाँ पे काफ़ी कम बना, 113 रन तो कोई रन होता ही नहीं है, चाहे आप कैसा भी कंडीशन क्यों ना दे ले। तो यहाँ पर चेस हो गया। और इस सीजन का जो पहला मैच था 177 बनाया था ग्लॉस्टर ने, जो कि अच्छा स्कोर है आप कह सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स, साथ में हॉवेल और वैन ब्यूरन ने यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करा था, पेसर्स का अपर हैंड। ससेक्स यहाँ पर दिक्कत में आ चुकी थी उनकी बैटिंग, लेकिन फिल सॉल्ट ने एक साइड से बचा के रखा था, और नीचे आके क्रिस जॉर्डन और जॉर्ज गार्टन थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी हिटिंग करी और मैच को जितवाया, इजीली जितवाया आप कह सकते हैं। नहीं तो मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों के ऊपर यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद मैच फंस सकता है इसके लिए, डिस्पाइट फील्ड सॉल्ट क्रीज में थे। तो जो भी हो, शॉ ने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था। वैन ब्यूरन और पेन यहाँ पर भी विकेट निकालते हुए दिखे गए हैं। फिर से आपको जैसे मैंने बताया कि फील्ड सॉल्ट के अलावा बाकी जो ओपनर वगैरह बोल लीजिए वो सभी यहाँ पर सस्ते में निपट गए थे। ठीक है, तो जो चीज़ देखा जा रहा है कि हिस्ट्री ये कह रहा है कि ग्लॉस्टर का परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है, और पिछले सीजन में भी वो पहला मैच हारे थे जो था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, इस सीजन में भी पहला मैच हारे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या फिर से हिस्ट्री रिपीट करता है या नहीं। रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा शायद नहीं, लेकिन 170 से 180 तक तो बन ही जाता है। बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पे हमने डिफेंड होते हुए ज़्यादा देखा है, अनलेस कि अगर आप 160 के नीचे कोई टोटल नहीं बनाते। यही एक मैच था जहाँ पर मैंने 177 चेस होते हुए देखा है, नहीं तो जनरली इतना रन चेस यहाँ पर होता नहीं है। पेसर्स का ही रोल है, स्पिनर्स का खास कुछ नहीं है। कुछ नाम यहाँ पे हैं जिनमें से कॉकबेन का नाम है बैटिंग में से, और हिस्टोरिकली भी इनका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली मैं कहूँगा चेजिंग में, बैटिंग फर्स्ट में भी अच्छा करते हैं, लेकिन चेजिंग में हमने देखा है कि बड़े स्कोर्स जो होते हैं उनकी तरफ से वो चेजिंग में ही आए हैं। इसके सिवाय डेविड पेन भी हमने देखा है कंसिस्टेंटली 1 या 2 विकेट इनके खाते में रहता ही है, जनरली विकेटलेस नहीं जाते हैं इस ग्राउंड पे। अच्छा, रायन हिगिंस और बेनी हॉवेल की जोड़ी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि हमने हेड टू हेड में भी देखा। ठीक है, और गिलेन वैन ब्यूरन एक नाम आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली काम करके रखा हुआ है। कंसिस्टेंटली का मतलब मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली 50 पॉइंट्स। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इनसे देखा गया है। ठीक है, तो हेड टू हेड से हमने क्या क्या चीज़ें देखा है, हेड टू हेड से हमने ज़्यादा बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिले हैं, लेकिन एक चीज़ तो हमने नोटिस करा है कि टॉप ऑर्डर से हमने बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं देखे हैं। एक मैच में डेनली और 2 मैच में डैनियल बेल ड्रमंड ने परफॉर्म करा हुआ है, बाकी हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर से मिनिमम 1 विकेट जल्दी गिरता ही है। ठीक है, और उसका रिगार्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गया है डेविड पेन के पास। इसके सिवा भी कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि हिगिंस हैं, हॉवेल हैं, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ परफॉर्म करके रखा हुआ है, लेकिन रन्स हमने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बनते हुए देखा है। हालांकि आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में इसी ग्राउंड पे केंट का बैटिंग कोलैप्स हुआ था। अच्छा, इस ग्राउंड पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पर भी रन्स बनते हैं, ऐसा हमने देखा है। कम से कम 170 से 180 के भीतर तो हम देख ही सकते हैं। डिफेंड यहाँ पर हो जाता है, बहुत ही कम आपने देखा होगा कि यहाँ पे कि 170 180 के आसपास का स्कोर यहाँ पर चेज हो रहा है। 160 तक भी यहाँ पर विनेबल हो जाता है, तो वो भी बहुत मुश्किल से, ऐसा हिस्ट्री कह रहा है। हालांकि इस सीजन में पहला ही जो मैच हुआ था वहाँ पर भी 177 बहुत ईजिली चेज कर लिया था ससेक्स की टीम ने। अभी देखना पड़ेगा कि अभी चीज़ें बदल रही हैं या फिर वो एक 1 आउट ऑफ मैच रहा है, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। प्लेइंग 11 की बात करें तो केंट की तरफ से मुझे कोई मेजर चेंज होता दिख नहीं रहा है। अभी देखिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जाना चाहते हैं तो एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और वो रिस्क क्या है कि इन दोनों में से एक को आपको छोड़ना है। ठीक है, अभी अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं शायद डैनियल बेल ड्रमंड को छोड़ने का सजेशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि T20 में ये ड्रॉपेबल प्लेयरों में से नहीं है। आखिरी हिट में भी रन बना के आए हैं, लेकिन अभी बता नहीं सकते हम। ठीक है, हो सकता है डैनियल बेल ड्रमंड ही जल्दी आउट हो जाए और क्रॉली रह जाए, हो सकता है कि क्रॉली आउट हो जाए, डैनियल बेल ड्रमंड रह जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही आउट हो जाए।
और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रह भी जाएं, ठीक है। लेकिन कुछ अगर आपको बेसिस चाहिए, कुछ अगर आप बेसिस के ऊपर डिपेंड करके जाना चाहते हैं, तो एक ओपनर आपकी टीम में तो साफ होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ओपनिंग बॉलिंग है ना ग्लॉस्टर की तरफ से, वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा देखा गया है इस ग्राउंड पे भी और इस हिस्ट्री में भी। तो इन दोनों के ऊपर एक प्लेयर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये कौन होंगे ये आपको डिसाइड करना है। क्रॉली का इस फिक्चर में एक भी नाम नहीं है, शायद खेले भी कम होंगे, लेकिन जितना खेले हैं उनका कोई नाम नहीं है, सही है। अच्छा, जो डेनली, देखिए मैं नहीं कह रहा कि बैटिंग से बहुत कुछ कर देंगे, हो सकता है कि जो टॉप ऑर्डर का सीन हम कह रहे हैं वहाँ पर जो डेनली का भी नाम आ जाए, लेकिन ये कंसिस्टेंटली पॉइंट देते हैं। हालांकि इनकी बॉलिंग यहाँ पे कितनी काम पे आएगी ये भी एक सोचने वाली बात है। बड़ी लीग में आप इनके ऊपर ऑफकोर्स चांस ले सकते हो, छोटी लीग में लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना के ला सकते हैं इनको, अभी भी लीडिंग फॉर्म पर है, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि ये तो बॉलिंग भी करवाते हैं, फॉर्म पर हो नहीं हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे स्पिनर्स के लिए खास कुछ है नहीं, और ये कैंटरबरी नहीं है जहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ होगा, स्लो बॉलर्स के लिए कुछ होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि लीनिंग को यहाँ पे बॉलिंग मिलने वाली है। जो भी करना है बैटिंग से करना है, ठीक है। और अगर आप टॉप 3 में से 1 या 2 प्लेयर्स को छोड़ते हैं तब तो लीडिंग आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फॉर्म पर भी हैं, लेकिन इनसे बॉलिंग की उम्मीद मत करना। बैटिंग से कुछ कर सकते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। उनके कुछ बुरे रिकॉर्ड्स नहीं हैं। उन्होंने एक ही मैच खेला है इस फिक्चर में जहाँ पर उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसके पहले तक जो वो शायद मेरे ख्याल से यॉर्कशायर का कोई खेलते थे, तब तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो यही बात है। नीचे आएंगे तो जो प्लेयर के ऊपर लोग शायद ही फोकस करेंगे वो है जॉर्डन कॉक्स, ठीक है। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ जॉर्डन कॉक्स के बारे में, अगर आप टॉप 3 में से 1 या 2 प्लेयर को छोड़ते हैं तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में रहेगा कौन, लिनिंग और ब्लेक, जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम ब्लेक को भी इग्नोर करें तो नीचे डायरेक्टली आ जाते हैं जॉर्डन कॉक्स, जो कीपिंग भी करवा रहे हैं। और ऐसा अभी तक मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं गया है जहाँ पर जॉर्डन कॉक्स को मौके मिले हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाए हैं। यही एक आखिरी हेड टू हेड मैच था मेरे ख्याल से जहाँ पर वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन अभी तक मोस्ट ऑफ द मैच में उन्होंने अच्छा ही करा है और 1-2 बड़े इनिंग्स भी उन्होंने खेल के रखे हैं। तो एबिलिटी इनके पास है, फॉर्म इनके पास है, कीपिंग भी कर रहे हैं। और इस मैच में तो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स इनके पास अपॉर्चुनिटी आनी भी चाहिए। अभी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपको सेफ जाना है, अगर आपको लॉजिक को देखना नहीं है, तो आप टॉप ऑर्डर के जो नाम बड़े वाले बैट्समैन हैं, क्रेडिट बड़े वाले बैट्समैन हैं, परसेंटेज बड़े वाले बैट्समैन हैं, उनके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नीचे कहीं पे देखना है, जो मुझे लगता है आज के मैच में आपको देखना चाहिए भी, तो जॉर्डन कॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, जैसे आ जाता है ग्राहम स्टीवर्ट का ऑप्शन। ग्राहम स्टीवर्ट का क्या है कि मतलब जब इनको लोग इग्नोर करने लगते हैं तभी इनका परफॉर्मेंस आता है, और जैसे ही लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं फिर से उनका परफॉर्मेंस गायब हो जाता है। ऐसा मतलब आपने देखा भी होगा। लेकिन एक्चुअली अगर मैं लॉजिक बताऊं तो ग्राहम स्टीवर्ट एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका परफॉर्मेंस होम मैचेस से बाहर ही आता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है। जिनमें से ये मैच को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कैंटरबरी का ग्राउंड क्या होता है, थोड़ा सा स्लोअर होता है, और वहाँ पे क्योंकि रन्स काफ़ी बनते हैं तो नीचे वाले बैट्समैनों को जनरली उतना मौका नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे पेसर्स के लिए अपर हैंड है, तो जो इम्पोर्टेंस शायद डैरेन स्टीवेंस या काइस अहमेद या जो डेनली को नहीं मिलेगा, वो इंपॉर्टेंस ग्राहम स्टीवर्ट, क्लासन, मिलनेस जैसे बॉलर को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहले जो 3 बॉलर के मैंने नाम बताया, मतलब डेनली, डैरेन स्टीवेंस और काइस अहमेद, इनके पास पेस नहीं है, दोनों तो स्पिनर हैं, तो हो सकता है कि इस पिच पे वो इफेक्टिव नहीं हो, लेकिन ग्राहम स्टीवर्ट की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाएगी। और अगर आप मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को ढूंढ रहे हैं तो जॉर्डन कॉक्स के बाद ग्राहम स्टीवर्ट ही एक बैट्समैन है जो अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन 15-20 रन के भीतर का मामला ही सही, लेकिन वो आपके लिए वो कर सकते हैं। डैरेन स्टीवेंस भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बॉलिंग मुझे नहीं लगता यहाँ पे उतना काम पे आने वाली है, इसीलिए मैं ग्राहम स्टीवर्ट के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे आपको मिलेंगे काइस अहमेद, जो मुझे इस ग्राउंड पे ही लगता है कि कुछ खास इफेक्टिव होने वाले हैं। मिलनेस और क्लासन का भी ऑप्शन है, आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं जैसा आपको लगे। मिलनेस अच्छे फॉर्म पर हैं और क्लासन तो कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं ही, भले ही बंचेस में नहीं निकाले। ग्लॉस्टर से बात करें तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ग्लॉस्टर का यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस राउंड पर, ये अंडर एस्टिमेट करने वाली टीम नहीं है, ठीक है। कॉबेन आपने देखा है कि इस राउंड पे कंसिस्टेंटली वो रन बनाते हैं, ज़्यादा शायद नहीं हर मैच में, लेकिन कंसिस्टेंट स्कोरर हैं ऐसा देखा गया है। स्पेशली चेसिंग में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। डेंट को तो आपको वैसे भी रखना है, परसेंटेज प्लेयर हैं ये, और इनका भी इस राउंड पे अच्छा ही स्कोर रहता है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं। हैमंड एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट हिट और मिस टाइप प्लेयर हैं, और आज के मैच में ये ड्रॉप्ड भी हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन इनके भी कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं इस राउंड पर, कंसिस्टेंटली नहीं, स्मॉल लीग के लिए मैं नहीं कह रहा, बड़ी लीग में इनको लेकर आप सोच सकते हो, ठीक है।
उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं, डिफ़ॉल्ट पिक हैं कीपर सेक्शन में, मुझे इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टेलर, हॉवेल, हिगिंस हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। ग्लेन वैन ब्यूरन आ सकते हैं अगर टीम को चाहिए होगा तो डैनियल वोडाल की जगह पर। उसके बाद डेविड पेन, शॉ और स्मिथ। जिनमें से डेविड पेन ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। बाकी शॉ, स्मिथ ये टॉस के ऊपर डिपेंड करके हम सोच सकते हैं। शॉ स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, जो भी हो, इनमें से जो प्लेयर हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, डेंट, कॉबिन, फिलिप्स, हॉवेल, हिगिंस, पेन। तो ये हो गए छः प्लेयर्स। वैन ब्यूरन अगर खेलते हैं तो हम सोच सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से ये छः तो होंगे ही। अभी एक सिनारियो में बताता हूँ, ठीक है। इनके बेंच पे आ गए हैं ब्रेसी। ब्रेसी इस टीम के फर्स्ट टीम कीपर हुआ करते थे। अभी तो ब्रेसी इंग्लैंड ड्यूटी में चले गए थे तो ग्लेन फिलिप्स की ही कीपिंग करवाना पड़ रहा था। पॉसिबिलिटी है कि ब्रेसी को भी टीम वापस लाए, क्योंकि जनरली ब्रेसी को बाहर नहीं करती है टीम, और क्योंकि अभी अभी इंग्लैंड एक्सपीरियंस से आ रहे हैं तो शायद टीम इनको बाहर नहीं करे। अगर टीम इनको खिलाती है, नहीं भी खिला सकती है, अगर खिलाती है तो जो स्पेस मुझे लगता है कि कंज्यूम्ड हो सकता है वो हो सकता है माइल्स हैमंड का। माइल्स हैमंड को भी टीम ड्रॉप नहीं करती है, लेकिन ब्रेसी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कीपिंग भी करेंगे और एक लीडरशिप क्वालिटी इनके पास है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, इंग्लैंड से खेल के आ रहे हैं। अभी माइल्स हैमंड वैसे भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अगर माइल्स हैमंड की जगह पर ब्रेसी को टीम खिलाती है तो इसका दो मतलब हो सकता है। मतलब नंबर 1 कि ग्लेन फिलिप्स आ सकते हैं ओपनिंग पे। आपको पता ही होगा ग्लेन फिलिप्स ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस कम है इस चीज़ का होने का, लेकिन अगर होता है तो। और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये है कि ब्रेसी तब करेंगे कीपिंग और ग्लेन फिलिप्स के पास ओपन हो जाएगा कि वो बॉलिंग भी करें। चांस बन जाएंगे क्योंकि वो बॉलिंग कर सकते हैं। अगर टीम को चाहिए होगा तो वो उनसे बॉलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। तो तब जाके ग्लेन फिलिप्स का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा। ओपनिंग बैटिंग भी आएंगे, क्या पता थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लें। तो इसीलिए अगर ब्रेसी खेलते हैं तो, और अगर नहीं खेलते तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जो 6 प्लेयर्स मैंने आपको बताए, और अगर वैन ब्यूरन खेलते हैं तो 7वां प्लेयर ये हमारे लिए हो गए। कैप्टन फैशन चॉइस की बात करें तो डेनली, लीनिंग के आसपास ही लोग जाएंगे, ठीक है। डेनली नाम बड़े हैं और क्योंकि कंसिस्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं, आपको दिख जाएगा। कुछ नहीं करेंगे लेकिन फिर भी ड्रीम टीम का पार्ट ये बन ही जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, तो इसीलिए इन दोनों के आसपास लोग जाएंगे। लीनिंग फिलहाल के लिए परसेंटेज की कैप्टन है। रिस्की में डैनियल बेल, ड्रमंड और क्रॉली, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो कॉक्स और मिलनेस में से आप किसी को सोच सकते हो। इवन आप ग्राहम शायद नाम है, या डेरन कुछ नाम होगा, स्टीवर्ट जो है उनको भी आप सोच सकते हो। ग्लोस्टर की तरफ से फिलिप्स और डेंट सेंचुरी में होंगे। उसके बाद हॉवेल और हिगिंस। हॉवेल को काफ़ी कम लोग अभी कैप्टन फैशन बना रहे हैं। टीम में शायद मोस्ट ऑफ द जनता के होंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में लोग नहीं सोच रहे। रिस्क लेना है तो वैन ब्यूरन अगर खेलते हैं तो क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्रॉपरली उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और इस ग्राउंड पे हमेशा ही वो इफेक्टिव होते हैं, ऐसा देखा गया है। जिस दिन इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी ना, उस दिन आप समझ जाएंगे कि वैन ब्यूरन की कैपेबिलिटी क्या है। मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं और बॉलिंग भी ठीक ठाक करवा ही लेते हैं, लेकिन ठीक ठाक बैटिंग इनको नहीं मिलती है, यही एक दिक्कत वाली बात है। और उसके बाद डेविड पेन बॉलरों में से, मैं इनको कैप्टन वैसे बनाने की नहीं कह रहा, मैं इनको कह रहा हूँ टीम में लेने की। 3 विकेट निकाला था आखिरी मैच पर, लेकिन मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। कंसिस्टेंट 1-2 विकेट की उम्मीद हम इनसे रख सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इनिशियली ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। रिस्क है, कहाँ पे रिस्क है? ग्राहम स्टीवर्ट पे रिस्क है, रीज़न मैंने बता दिया। कॉक्स पे रिस्क है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने पेन को तो रखा ही है, अगर आप चाहें तो शॉ को भी रख सकते हैं ग्लॉस्टर की तरफ से। अगर आपको एक और बॉलर का क्वेश्चन चाहिए तो वो भी बहुत गलत नहीं होगा, स्पेशली अगर ग्लॉस्टर पहले बॉलिंग करवाती है तो ये और भी काम पे आ सकता है। तो इन दोनों के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये दोनों जो रिस्की पिक्स हैं, कॉक्स के जगह पर आप रख सकते हैं डेनली को, ठीक है, जो जिनको काफ़ी लोग कैप्टन वैसे बना सकते हैं। लेकिन स्टीवर्ट के जगह पर आप एक ही ओपनर को ले सकते हैं, डैनियल बेल, ड्रमंड और क्रॉली में से किसी एक को। आप दोनों को लेके नहीं चल सकते। अगर आप दोनों को लेके चलते हैं तो यहाँ पर कॉकबेन, डेंट, इनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, जो मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, ठीक है। स्पेशली अगर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ग्लॉस्टर अगर पहले बॉलिंग कराती है उसकी है, और कॉकबेन के रिकॉर्ड चेसिंग में काफ़ी अच्छे हैं, तो ये तो मैं नहीं करने वाला। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह कॉम्बिनेशन मैं क्यों बनाना चाहता हूँ। लीडिंग परसेंटेज कैप्टन है, स्मॉल लीग में आपको रखना पड़ेगा, बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। इसके सिवा भी आप जिन प्लेयर्स को ले सकते हैं यहाँ पे, ब्रेसी अगर खेलते हैं बड़ी लीग में, सोचना छोटी लीग में पॉसिबल नहीं होगा। हैमंड, हम अपना वैन ब्यूरन अगर खेलते हैं तो मेरे टीम में आपको ये दिख जाएगा। कैसे भी करके मैं कोशिश करूँगा इनको मैनेज करने की, थोड़ा सा रिस्क होगा लेकिन मुझे ये करना है।
ऑलराउंडर सेशन में हिगिंस और हॉवेल मेरी टीम में होंगे। मैं नहीं कह रहा कि दोनों का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हॉवेल का है लेकिन हिगिंस का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव होते हैं इस फिक्चर में भी और इस ग्राउंड पे भी। अभी बता नहीं सकते कि कौन सा दिन किसका आएगा, तो दोनों को लेकर चलो। बड़ी लीग में ऑल्टरनेट कर सकते हो, छोटी लीग में दोनों को लेकर चलो, ठीक है। बॉलर सेशन में पेन मेरे लिए मस्ट है, शॉक से भी ऊपर, रीज़न मैंने बता दिया है। अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो शॉक को भी रख के चलना, डेथ होने आपके लिए काम पे आ जाएंगे। इसके सिवाय मुझे कुछ टॉम स्मिथ का भी एक ऑप्शन है, बड़ी लीग के लिए बचा के रखो, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। मिलनेस क्लासन में से मैंने मिलनेस को रखा है फॉर्म के बेसिस पर। क्लासन कंसिस्टेंट विकेट टेकर है लेकिन मिलनेस बंचेस में ले लेते हैं विकेट कभी कभार, तो इसीलिए ये मैंने करा हुआ है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, अगर आपको सेफेस्ट देखना है, ठीक है, और लॉजिकल भी देखना है, तो मुझे लगता है हॉवेल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हॉवेल हिगिंस एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों ही कंसिस्टेंट नहीं है, ना ही इस फिक्सचर में ना ही इस ग्राउंड पर। जिस दिन करेंगे उस दिन काफ़ी ज़्यादा बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से, और कभी कभार नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही ऑलराउंडर्स हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि पॉइंट्स आपको देखे जाएंगे। अगर आपको रिस्क लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉकबेन के साथ भी जा सकते हो, जो हमेशा ही इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, ऐसा देखा गया है। परसेंटेज कैप्टन लीनिंग है, इनका फॉर्म अच्छा है, बॉलिंग शायद नहीं कराएं, इतना मुझे लग रहा है। बना सकते हो आप कैप्टन या वाइस कैप्टन, लेकिन मुझे लगता है ये जो तीन ऑप्शन है, क्योंकि ग्लॉस्टर के सपोर्ट में हम टीम बना रहे हैं, ये जेन्युइन लॉजिकल ऑप्शन हो सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स मैं नहीं कह रहा, क्योंकि थोड़े से हिट और मिस टाइप प्लेयर हैं, जब तक रहेंगे तब तक काफ़ी मारेंगे। कीपिंग अगर करते हैं तो उसका पॉइंट आपको देखे जाएंगे, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये तीन आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। हिगिंस और हॉवेल तो ऑलराउंडर हैं ही, और कॉकबेन के इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। इसके सिवाय बड़ी लीग में वैन ब्यूरेन अगर खेलते हैं तो उनके लिए एक स्लॉट बचा के रखना, इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक ठाक इनको अगर बैटिंग मिल जाती ना, तो आप देख पाते कि इनकी एबिलिटी कितनी अच्छी होती है, और इस ग्राउंड पर तो वो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर भी लेते हैं, तो यही बात है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। एक आध प्लेयर्स के ऊपर आपको यहाँ पर रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिस्क आप यहाँ पर लॉजिकली सही टीम नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि जो चीज़ हम एनालिसिस से देख रहे हैं, जो चीज़ हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, वो उल्टा ही हो जाए, लेकिन कुछ तो आपको बेसिस चाहिए। बाकी अगर आपको परसेंटेज टीम बनाना है तो उसके लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रीम11 ऐप खोलिए, परसेंटेज देखिए, टीम बनाइए, काम खत्म, ठीक है। तो ये नहीं सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वही भी आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।